हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 13 फरवरी 2021 और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है ये कि जैसे ही डिसएंगेजमेंट की बात हुई चाइना और इंडिया के बीच में, तो आर्मी चीफ ने कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को एक तरीके से हाईलाइट किया है कि चाइना जो है वो अभी भी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के मूड में नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रीजन है इंडिया के लिए, वहाँ पर चाइना अपनी तरफ से अपने कॉइन्स जो है वो चला रहा है बार बार। ठीक है, तो देखेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं, उनका स्पीच एक बार डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसी पेज पे देखें तो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बैड बैंक से रिलेटेड। गवर्नमेंट अपनी तरफ से गारंटी कर रही है कि एआरसी का जो वाइट पेपर है वो जल्दी ही लाया जाएगा। इसके बारे में हमने बजट का जो हमारा डिस्कशन था 2 फरवरी वाला, उसमें पूरा डिटेल में देखा था। उसके बाद में एक दो न्यूज़ हो रही थी, तो एक रिवीजन मात्र हो जाएगा जब इस आर्टिकल को हम देखेंगे। ठीक है, तो फ्रंट पेज पे अगर हम देखें तो फिलहाल ये दो ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अच्छा, इसके आगे ये डेडलॉक की बात की जा रही है, कॉलेजियम की बात की जा रही है कि किस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, तो उसमें कॉलेजियम सिस्टम काम करता है। तो अभी से पहले अगर हम देखें तो एच.एल. दत्तू जब सीजेआई हुआ करते थे और उनके रिटायरमेंट पे वैकेंसी बनी रही थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जो पूरी सीट्स थी उनमें फुलफिलमेंट पूरा नहीं था। ठीक है, तो वो जाते जाते उन्होंने उनके टाइम पर भी फुलफिलमेंट नहीं हो पाया था जो सीटों का, और रही सही में अब जो सीजेआई हैं एस.ए. बोबडे। ठीक है, तो इनका रिटायरमेंट का भी अब 1 महीना बच गया है, पर अभी भी 4 सीटें वैकेंट पड़ी है अगर सुप्रीम कोर्ट में देखी जाए तो यहाँ पर ये कितनी सीटें हैं क्या है वो तो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, नंबर 1 कि कितनी टोटल सीटें हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, नंबर 1 चीज़। दूसरा, पहले एच.एल. दत्तू साहब के टाइम पे जो जब ये रिटायर हुए थे उस टाइम पर क्यों वैकेंसी थी, क्योंकि देखो उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी के बीच में एक स्टैंड ऑफ चल रहा था, और उसकी वजह थी एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इनके बारे में आप एक बार ज़रूर से एम लक्ष्मीकांत में ज़रूर से पढ़ लेना। ठीक है, बाकी इस आर्टिकल में कुछ भी हमारे काम का है नहीं। ठीक है, इसके अलावा आगे देखें, जो उत्तराखंड में अभी रिसेंटली फ्लैश फ्लड आई है उसका रीज़न किस तरीके से होता है, ये देखो आपके सामने इमेज है ना, ये क्लियर कर देगी। तो यहाँ पर एक बार फिर से एक लेक और आइडेंटिफाई की गई है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के द्वारा, कि जो रेनी के रेजिडेंट है, रेनी जो लोकलाइजेशन जहाँ पर अभी ये फ्लड्स देखी गई थी, ठीक है, तो वहीं पर ऊपर एक अपर स्ट्रीम लाइन में वहाँ पर एक लेक और बनी हुई है, और उसका भी कहीं ना कहीं ब्रीच, अपनी लिमिट्स को ब्रीच करने की वजह से हो सकता है फ्लड्स आ जाए। ये कहीं ना कहीं डर का कारण बना हुआ है वहाँ के रेजिडेंट्स में। तो इस इमेज को हम समझेंगे। आगे चलें तो इसी पेज पे एक न्यूज़ है जिसमें ईएसआईसी, ठीक है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इन दोनों को एक साथ कर दिया गया है महाराष्ट्र में। और आप देखोगे लगभग 807 हॉस्पिटल्स के नेटवर्क में ये दोनों स्कीम एक साथ चलेंगी। तो ये एक अपने आप एक मॉडल बन सकता है हमारे यहाँ पर, जो भी एम्प्लॉयज़ ईएसआईसी में अपनी, जिन्होंने इस स्कीम को फॉलो कर रखा है, इसमें इन्वेस्ट करते हैं पैसा अपना, जो हार्ड अर्न मनी है उसका, तो इससे कितना फ़ायदा मिल सकता है उनको सेकेंडरी और टर्शियरी जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है अपने आप में। ठीक है, तो एक ये आर्टिकल है। इसके आगे देखें, आगे वर्ल्ड पेज पे न्यूज़ तो छोटी है पर एक बार देख लेते हैं। देखो टेक जाइंट्स जो कंपनियां हैं, फेसबुक, अमेज़ॉन, गूगल, एप्पल, इन कंपनियों के पीछे वर्ल्ड की बहुत सारी सरकारें पड़ चुकी हैं। और पीछे पड़ना इसलिए हो गया है क्योंकि इन्होंने अपना बहुत फ़ायदा बना लिया, और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होनी चाहिए या जो सरकारों का जो कंसर्न है वो ये एड्रेस कर नहीं रही है। तो उसी प्रेशर को देखते हुए और इसी बात को ध्यान में रखते हुए फेसबुक ने भी एक एक्शन लिया है, क्योंकि ट्विटर को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट भेजी ही थी कि 1200 ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, और साथ में इसकी वजह से वायलेंट सिचुएशन ना बने तो आप उन पे एक्शंस लो। बट ट्विटर ने जो बात कही वो हमने ऑलरेडी बात कर ली थी सुबह एडिटोरियल के टाइम पे। फिलहाल फेसबुक की बात आ रही है, तो फेसबुक में लगभग 26.9 मिलियन ऐसे पोस्ट को हटाया है अपनी प्लेटफॉर्म से जो हेट स्पीच को प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, और ये Q4 की बात है। Q4 का मतलब हो गया, आपकी बात करो तो
जनवरी, फरवरी एंड मार्च की बात अगर आप करें अभी तक करंटली, ठीक है, या फिर पिछले साल की बात की जाए तो लास्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से देखोगे तो फेसबुक ने भी अपनी तरफ से काम किया है। इधर अमेजॉन में बिगेस्ट यूनियन पुश, मतलब जो लेबर है अमेजॉन की वो साथ में आकर के और डिमांड कर रही है, एक तो फेयर्स को इंक्रीज़ करना, मतलब वेजेस हैं जो सैलरी है उनको इंक्रीज़ करना। तो एक अलग नया ही माहौल अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऐसे लग रहा है जैसे लेबर यूनियन का राइज होना शुरू हो गया था जब ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आया था, ठीक है। पिछले 100 सालों से पहले, अगर 100 सालों से पहले की बात करें, यही था 1920s 1930s का टाइम, ठीक है, जब सोशलिज्म बहुत ज़्यादा हावी हो गया था, लेबर यूनियन बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने लग गई थी। तो वैसा ही अब कहीं ना कहीं टेक्निकल जाइंट कंपनियों के सामने भी एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। इधर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया जो है वो गूगल और फेसबुक के अगेंस्ट में, क्योंकि ये न्यूज़ जो ना उसको यूज़ करती है दूसरे प्लेटफॉर्म, जैसे मान लो अभी फॉर एग्जांपल इंडियन एक्सप्रेस की ही बात करें तो इनके रिपोर्टर्स कितना मुश्किलों से तो रिपोर्ट करके फिर न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, और उस न्यूज़ को फेसबुक और गूगल पे वो अपने आप ही अपने सर्च इंजन में प्रोमोट करते रहते हैं। तो इनको तो इंडियन एक्सप्रेस को तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, बट उसका फ़ायदा सर्च का अगर कोई क्लिक करता है तो फ़ायदा कौन उठा लेता है? गूगल और फेसबुक। तो उसके लिए अब ऑस्ट्रेलिया में लेजिस्लेशन लाया जाएगा मंडे को, और उसका प्रोविज़न क्या रहेगा कि अब फेसबुक और गूगल को जो है वो पैसे पे करने पड़ेंगे इन मीडिया हाउसेस को, इन न्यूज़ हाउसेस को। इसके बारे में एक्सप्लेन पेज पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। आगे चलते हैं। फिर एक्सप्लेन पेज पे हम देखें तो राजीव गांधी का जो असैसिनेशन हुआ था उससे रिलेटेड ये केस है। इसमें वैसे तो रियलिटी ये मतलब इसमें जो डिटेल दी हुई है वो जो अक्यूज्ड है, कन्विक्ट्स हैं, उनके बारे में डिटेल दी हुई है। तो इसके बारे में ज़्यादा मुझे लगता नहीं डिस्कशन करने की ज़रूरत है, फिर भी आप देखना चाहो तो एक बार खुद से देख लीजिएगा। दूसरा आर्टिकल है कि एक एक कह सकते हो कि न्यू रेल ट्रेवल क्लास स्टार्ट की जा रही है जो कि एसी होगा और अफोर्डेबल होगा। तो इसमें जो टियर 3 जो होता है ना, एसी टियर 3, वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये क्लास सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है इंडियन रेलवेज़ को। तो बोला इस पर ध्यान रखते हुए जो सेकंड क्लास नॉन एसी डब्बे थे ना उनको अपग्रेड किया जा रहा है और उन्हीं के अंदर एसी का इंस्टॉलेशन करने की बात की जा रही है। और ये काम कहाँ पर हो रहा है? ये काम हो रहा है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे ये एक इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ जो है। और अच्छा एक चीज़ और इसमें कि ये जो डब्बे बनाए जा रहे हैं, ये जो बॉगीज़ बन रही हैं, इनका जो मॉडल है वो क्या है? ये है लिंके हॉफमैन बुश कोचेज़, ठीक है। ये मुझे जहाँ तक ध्यान है ये जर्मन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिससे कि रेलवेज़ का अगर एक्सीडेंट हो तो फैटेलिटी को कम से कम रखा जाए। तो हाईली सिक्योर ये बोगीज़ बनाई जा रही हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें तो बड़ी माइन्यूट है, मुझे लगता नहीं ज़्यादा कुछ डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत है। हम डिस्कस करेंगे ये वाला आर्टिकल कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो गूगल पर और फेसबुक पर, आप कहोगे कि जो न्यूज़ शेयर करते हैं ये लोग, जो हमने ऑलरेडी देखा वर्ल्ड पेज पे, ठीक है, तो वो न्यूज़ शेयर करने के लिए इनको अब चार्जेस देने पड़ेंगे। और वो चार्जेस देने किसको पड़ेंगे? वो जाएगा जो न्यूज़ हाउसेज हैं जिनकी न्यूज़ ये प्रमोट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे, गूगल एंड फेसबुक। तो देखेंगे इस आर्टिकल को। आगे चलें, इकोनॉमी पेज पे आ गए हम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रेशर पॉइंट्स जो थे वो थोड़े से ईजी हो रहे हैं। रिटेल इन्फ्लेशन, हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो वो जनवरी में 4.06% रही, जो कि आरबीआई को टारगेट दिया हुआ है ना 4 ± 2% की जो टॉलरेंस है, बोले इन्फ्लेशन को इसी में रखना है। तो आप देख सकते हो उस रेंज में अभी चल रही है। बट दूसरी तरफ अगर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, अब इसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल सर्च करनी पड़ेगी, या तो गूगल कर लो या फिर आपके पास में जो भी इकोनॉमी के नोट्स है उसमें IIP ज़रूर बताया हुआ होगा, तो आप उसमें थोड़ा सा डिटेल देखना इसकी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखा गया था 1.9% का नवंबर में, जो कि थोड़ा सा और बढ़ गया है, 2.1% हो गया है अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट डिक्लेयर की गई है। और ये जो इधर आप कह सकते हो प्रेशर ईज हो रहा है, आउटपुट जो है फैक्ट्रीज़ का वो ग्रो हो रहा है, वो चीज़ है वो डिक्लेयर किसने की है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, ठीक है। आरबीआई ने तो देखो अपनी तरफ से जो टारगेट रखा था कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 5.2% रहेगी, बट रियलिटी क्या है? अभी कितनी रहने के चांसेस हो गए हैं? मतलब जनवरी में रही कितनी? 4.06। इसका मतलब क्या हो गया? फैक्ट्री आउटपुट बढ़ गया, दैट मीन सप्लाई बढ़ गई, तो इसकी वजह से जो सप्लाई शॉर्टेज थी वो ईज आउट हो गई, इस वजह से इन्फ्लेशन भी
कम हो गया। बाकी आप देखोगे जो फेयर लिमिट है वो बढ़ा दी गई है जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले भी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जब रीस्टार्ट किया था एयरलाइन सर्विसेज को डोमेस्टिकली, तो उसमें एक अपर लिमिट रखी थी फेयर्स की और एक लोअर लिमिट। अपर लिमिट तो इसलिए कि जो यूजर्स हैं, जो भी डोमेस्टिक कम्यूटेटर्स हैं, उनके ऊपर एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस ना अप्लाई कर दें, और लोअर लिमिट इतनी कि कंपनियां घाटे में ना चली जाएं। और वही चीज़ अब इन लिमिट्स को दोनों को अपलिफ्ट कर दिया है। वजह क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गई है इस वजह से। इधर आप देखोगे कि ट्विटर ने अपनी तरफ से जो एक एक्सपेंशन जो प्लान डाला है, उसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी हैंडल्स हैं उनको एक्सक्लूड किया है, पर्टिकुलरली इंडिया की बात की जाए तो इतना कुछ काम का आर्टिकल मुझे लगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगर नीचे चलें तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आप देख सकते टैक्स बायंसी देखने को मिलेगी फाइनेंशियल ईयर 22 में। ये बात कही जा रही है फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे जी के द्वारा। तो इसमें काम की चीज़ जो है वो ये है कि टैक्स बायंसी होती क्या है। इसमें सिंपल सी बात है कि जब टैक्स के बेसिस पे जो गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है और उस रेवेन्यू कलेक्शन की वजह से जीडीपी में पुश मिले, जीडीपी राइज करे, इसको बोलते हैं टैक्स बायंसी। दैट मीन्स टैक्स कलेक्शन राइज हो और उसका असर फिर जीडीपी में दिखाई दे, जीडीपी जो है वो राइज करे, इसको बोलते हैं टैक्स बायंसी। बाकी जो डिटेल है इतनी ज़्यादा काम की है नहीं, बस ये एक टर्म इंपॉर्टेंट थी जो हमने यहाँ पे समझी, और बाकी इंपॉर्टेंट कोई भी एक आर्टिकल नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है यूके की इकोनॉमी है वो श्रिंक कर रही है, और वही बात है, देखो लॉकडाउन पेंडेमिक वहाँ पर तो सेकंड वेव हो रही है, उसकी वजह से और ज़्यादा परेशानियाँ हैं। ठीक है, अब जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। देखो, जैसे ही डीएस्केलेशन या डिसएंगेजमेंट की बात हुई तो आर्मी चीफ ने अपनी तरफ से कुछ पॉइंट हाईलाइट किए कि चाइना जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म नहीं करना चाह रहा। देखो, चाइना को जो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट चल रहा है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसकी वजह से चाइना अपना जो फुटफॉल है वो लगातार इंक्रीज़ करता जा रहा है। हमारे जो साउथ एशियन रीजन की अगर बात करें, एक तो ये कंसर्न राइज किया गया है आर्मी चीफ MM नरवणे के द्वारा। साथ में आप देखोगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ भी देखें तो वहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ है जहाँ पर डिस्ट्रस्ट, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट कि दोनों कंट्रीज़ की आर्मीज़ के बीच में कॉन्फिडेंस नहीं है और कॉन्फ्रंटेशन का डर है कि कभी भी आमना सामना हो सकता है। और ये बात इन्होंने कब कही, जब ये असम राइफल्स और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन इनको एड्रेस कर रहे थे, उस स्पीच में ये बात कही है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हो सेंसिटिव रीजन अभी कंसिडर किया जा रहा है, दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। वहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंजेस इंडिया के लिए पहले से भी रहे हैं, और रही सही में चाइना की प्रेजेंस जैसे कि म्यांमार में इंक्रीज़ होना, नेपाल में इंक्रीज़ होना, तो उसकी वजह से थोड़ी और वल्नरेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। साथ में हमें पता ही है इंडो पैसिफिक रीजन के अलावा ईस्टर्न लद्दाख में इंडिया के साथ में भी जो कॉन्फ्रंटेशन हुआ, उसके कितने सारे मतलब 9 महीने तक आप देख सकते हो कि आमने सामने आर्मीज़ खड़ी रही। उधर आप साउथ ईस्ट एशिया की बात करोगे तो वियतनाम को परेशान करना, साउथ चाइना सी को अपनी टेरिटोरियल वाटर कंसिडर करना, वो सारी दादागिरियाँ कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर सवाल उठाती हैं। तो बोला हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है, सोच समझ के आगे चलने की ज़रूरत है। तो एक ये चीज़ यहाँ पे हाईलाइट होती हुई दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट बैड बैंक। गवर्नमेंट ने कहा है गारंटी देते हैं कि ARC पेपर जो हम जल्दी ले आएंगे, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। देखो, बजट स्पीच में इसके बारे में बोला गया था कि बैड बैंक जल्दी से स्टैब्लिश किया जाएगा, जो कि 2 लाख से 2.5 लाख करोड़ रुपए तक के जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं डिफरेंट बैंक्स के, उनको टेक ओवर करेगा। और उनमें मेन जो है 70 लार्ज अकाउंट्स हैं, और वो अकाउंट 70 लार्ज अकाउंट है, उन पर ड्यू कितना चल रहा है, 500 करोड़ से ज़्यादा। तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा न्यू एंटिटी को, और फिर ये न्यू एंटिटी जिसको हम बैड बैंक बोल रहे हैं या फिर ARC बोल रहे हैं, ये जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करेगी इन लोन्स को। ये डिस्ट्रेस्ड जो एसेट्स हैं इनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिससे कि बैंकों की जो बैलेंस शीट है उसको भी प्रॉपर मैनेज किया जाए। और जो क्राइसिस देखा जा रहा है अभी, लॉकडाउन ने तो और ज़्यादा क्राइसिस को बढ़ा दिया है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ये ज़्यादा जल्दी से करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसमें है कि बैड बैंक में
गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई इक्विटी नहीं रखेगी, मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। वो कोशिश करेगी कि गारंटी प्रोवाइड कर दे जिससे कि स्ट्रक्चर सक्सेसफुली काम करे, और इन्वेस्टमेंट कराया जाएगा बैंकों से या प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। और इसका जो रेजोल्यूशन का तरीका होगा ना, मान लो कोई एसेट है, उस एसेट को एसबीआई का डिस्ट्रेस्ड एसेट है, उसको टेक ओवर किया जा रहा है बेड बैंक के द्वारा, तो उसका 15% तो देखो जैसे ही वो एसेट लिया जाएगा बेड बैंक के द्वारा, तो 15% तो ऑन द स्पॉट उस बैंक को पे कर दिए जाएंगे कैश के तौर पे, और 85% की सिक्योरिटी रिसिप्ट दे देंगे। और वो कितना होगा, वो ये नहीं कि लोन कितना चल रहा है, नहीं, वो होगा वैल्यू कौन सी, जो वो बैड एसेट के लिए आप कह सकते हो जिस पे नेगोशिएशंस होंगे कि हाँ बैंक ने तो मान लो 5,000 करोड़ रुपए दे रखे थे किसी को उधार, ठीक है, पर वो बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, पर बैड बैंक अगर वो लोन लेगा, उस एसेट को लेगा, टेक ओवर करेगा, तो उसकी वैल्यू 5,000 करोड़ नहीं होगी, उसकी वैल्यू जिस बैंक ने उधार दिया उसके साथ में नेगोशिएशंस करके और फिर बाद में कम से कम वैल्यू पे ये टेक ओवर की जाएगी, उसका 15% कैश दिया जाएगा बैंक को, और बची हुई 85% जो है सिक्योरिटी के तौर पे रिसिप्ट दे दी जाएगी, और फिर बाद में जैसे जैसे रिकवरी होगी उस एसेट की, और उसके बेसिस पे फिर बाद में बैंक को पे कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से केवल एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्टैब्लिश करना चाह रही है जो कि बैड एसेट्स को सेल कर सके और या फिर मैनेज कर सके। इसके अलावा गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं करने वाली है। आगे चलते हैं। अब आ गए हम कि रेनी की वो चिंता में है कि एक लेक फॉर्म हुई अभी आइडेंटिफाई की गई है, जिसमें कि वो डेब्रिस, जो कि देखो यहाँ पे ये लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पे रिवर आराम से फ्लो होती रहती है कंटिन्यूसली, पर होता क्या है, लैंडस्लाइड की वजह से इधर से आया कुछ मलबा, इधर से कुछ मलबा आया, और यहाँ पर ये इन्होंने एक वॉल सी बन गई। अब उस वॉल का कोई कंसोलिडेशन नहीं है, बिल्कुल लूज मटेरियल है ये। अब ये इधर से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, दैट्स ओके, पर अगर पानी यहाँ पर वॉल्यूम और ज़्यादा बन गया तो उस वजह से क्या होगा, एक ना एक दिन ये जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है ये भी फ्लो हो जाता है, और उसकी वजह से क्या आ जाती है, फ्लैश फ्लड, जो कि अभी ऋषिगंगा रिवर में देखा गया था, चमोली डिस्ट्रिक्ट वाले रीजन में। और यही चीज़ आप देख सकते हो अभी भी कहीं ना कहीं जो डाउन स्ट्रीम विलेज है रेनी उत्तराखंड में, वो इसी बात को लेकर के वहाँ के लोग कंसर्न है कि इस पर जल्दी से जल्दी काम किया जाए, ठीक है, क्योंकि ये फ्लैश फ्लड से इस पर ध्यान भी दिया गया। और ये जो लेक है ना जो आइडेंटिफाई की गई है वो 3600 मीटर हाइट पे है, जो कि रेनी विलेज से सिर्फ 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम पे है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रिस्क है यहाँ पर। तो इस पर इस तरीके की आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है, और ऑलरेडी हमने देखो वैसे ही बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, तो ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे जाएंगे नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पे फॉर न्यूज़ कंटेंट और एग्जिट ऑस्ट्रेलिया। इसके लिए कानून लाया जा रहा है कि और मेन फोकस किस पे किया जा रहा है, गूगल और फेसबुक पे। और गूगल ने अपनी तरफ से एक मिडिल ग्राउंड प्रपोज किया है। देखते हैं क्या है मुद्दा। देखो ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करने वाला है, जिसमें गूगल और फेसबुक को फोर्स किया जाएगा कि भाई जो न्यूज़ पब्लिशर्स की आप न्यूज़ यूज़ कर रहे हो उनको पे करो। जो कंटेंट आप शेयर कर रहे हो अपने प्लेटफॉर्म पे, उस कंटेंट से जितनी भी इनकम आपको होती है उसका एक हिस्सा आपको शेयर करना पड़ेगा न्यूज़ प्लेटफॉर्म से, न्यूज़ प्लेयर से। आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये जो लेजिस्लेशन है ना, ये आप कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और गूगल के बीच में एक टेंशन का कारण भी बना था, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। बट अल्टीमेटली अब आप देखोगे मंडे को ये लॉ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। पहले तो देखो गूगल ने थ्रेट भी डाले थे कि भाई हम आपके यहाँ से निकल जाएंगे बिल्कुल ही, और फेसबुक ने तो यहाँ तक कह दिया था, बोला कि ऑस्ट्रेलियन यूजर्स को हम अलाउ ही नहीं करेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे वो कोई न्यूज़ शेयर भी कर सके। यहाँ तक मतलब डराने की कोशिश की थी। बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है अभी, वो आपको पता ही है कि मंडे को लेजिस्लेशन आ जाएगा। इस लेजिस्लेशन का नाम क्या है, न्यूज़ मीडिया बार्गेनिंग कोड। ये मैंडेटरी कोड ऑफ कंडक्ट होगा, जिसमें कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक चीज़ फिक्स करना चाह रही है, जिसको बोला जाएगा बार्गेनिंग पावर इम्बैलेंसेस। क्योंकि फ़ायदा किसको हो रहा है, मेहनत करे न्यूज़ मीडिया और कंटेंट शेयर करे गूगल और फेसबुक, और पैसा कमाए गूगल और फेसबुक, जबकि मेहनत का उनको पैसा मिले नहीं। तो इसके लिए ये कोड जो है वो फोकस किया जा रहा है किस पे, एक बैलेंस लाने के लिए, ठीक है। ये है मेन थीम, और इस पर ही काम किया जा रहा है, क्योंकि गूगल और फेसबुक को बेनिफिट होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर अब गूगल ने क्या प्रपोज किया है, गूगल ने अपनी तरफ से प्रपोजल दिया है कि जो हम ऑलरेडी मॉडल पे काम कर रहे हैं ना यूरोप में, बोलो वही मॉडल यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। बोलो वो क्या है कि जैसे ही हम
कोई फेसबुक या फिर कोई मान लो कि जैसे हम पोस्ट शेयर कर रहे हैं किसी भी न्यूज़ प्लेटफॉर्म की या न्यूज़ पब्लिशर की, तो उस पर वो जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा तो वो सीधा उस पर्टिकुलर न्यूज़ वेबसाइट पे पहुंच जाएगा और वहाँ पर वो मोनेटाइज करके वेबसाइट से और पैसे कमा सकते हैं। बोले ये एक तरीका इन्होंने अपनी तरफ से ईजाद किया है, एक मिडिल पाथ। बोले इससे क्या होगा कि हम भी पैसा कमा लेंगे और साथ में ऑटोमेटिकली वो मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, आप देखते हो गूगल पे, आप इंडिया में तो हमारे अभी तक देखो इन पे क्लैरिटी है नहीं, कानून बहुत सोच समझ के लाए जा रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत क्विकली टेक्नोलॉजीज अपग्रेड हो रही हैं। तो इस वजह से लेजिस्लेशन मतलब आज बनाओ, हो सकता है 5 साल बाद में आउटडेटेड हो जाए। तो इस वजह से सोच समझ के कानून लाने में, पर वही आज बात है कि ज़्यादा डिले भी नहीं करना चाहिए लॉज लाने में। अच्छा, तो बात ये चल रही थी कि आप जैसे गूगल ऐप खोलते हो तो वहाँ पर हम भी तो देखते हैं ना कितनी रिकमेंडेशन आती रहती है। आप मान लो जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी से रिलेटेड कुछ भी आपने डाला तो आपको सजेशन भी फिर यूपीएससी से रिलेटेड ही वो देता रहता है, जिससे कि आप उस पर क्लिक करो और क्लिक करोगे आपका डेटा कंज्यूम होगा और डेटा कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होता है गूगल को कि उसमें फिर गूगल की इनकम होना शुरू हो जाती है। तो गूगल को फ़ायदा हो रहा है, जबकि जिसने प्लेटफॉर्म ने वो न्यूज़ बनाई है उसको उस चीज़ का फ़ायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा वो क्लियर नहीं है, नंबर एक। और नहीं पहुंच रहा तो वो चीज़ इंश्योर होनी ज़रूरी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में की जा रही है और उसी चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है अभी। ठीक है, तो कोई भी एंड्रॉयड है, iOS एप्लीकेशन है, उसमें ये चीज़ की जाएगी। तो इसमें क्या है, जो न्यू आइडिया जो गूगल ने दिया है दैट इज़ क्लिक थ्रू टू न्यूज़ ब्रांड्स। मतलब कि आपके सामने कोई रिकमेंडेशन आई न्यूज़ की, उस पर क्लिक किया तो बोला उस न्यूज़ ब्रांड की वेबसाइट पे चले जाएंगे और उस वेबसाइट को अगर उस न्यूज़ ब्रांड ने मोनेटाइज करा रखा है तो मोनेटाइजेशन की वजह से उनके ऐड आएंगे और ऐड आएंगे तो उनकी इनकम होने लग जाएगी। बोला इस तरीके से किया जा सकता है। तो अब देखने वाली बात है कि लेजिस्लेशन में क्या डिस्कशन होता है, क्या डिबेट होता है। पर फेसबुक ने जो अपनी तरफ से दादागिरी लगाने की कोशिश की थी, अब फेसबुक भी ठंडा हो गया और रही सही में इन्हीं का जो काउंटर पार्ट, इन्हीं को चैलेंज करने वाली एक और बिग टेक्निकल जाइंट दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। उन्होंने तो क्लियरली बोल दिया कि अगर गूगल विड्रॉ करती है तो हम बहुत ही सोच समझ करके ये नए कानून को ध्यान में रखते हुए, जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक मेथड्स हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम हमारा नया प्लेटफॉर्म डाल देंगे। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है वो इस लॉ के फेवर में जा रही है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को एक अपॉर्चुनिटी भी तो मिल रही है ना कि अगर गूगल थोड़ा सा भी डाउन होता है तो उस मार्केट को कैप्चर कर लो, क्योंकि जी कॉम्पिटिशन है ना। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि कॉम्पिटिशन जो है एक हेल्दी प्रैक्टिस है, बट अगर वहां पर मोनोपोली या डिओपोली तक ही अटक के रह गया ना मामला, तब कंज्यूमर के लिए लॉस की बात होती है। और अगर उसमें 3 या 4 कंपनियां अगर आगे पीछे कंपीट करती है, फिर देखो आप कंज्यूमर को कितना बेनिफिट होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो कि इंटरनेट जो है वो कितना सस्ता है आज इंडिया में। जियो जब लॉन्च हुआ था इंटरवेंशनिस्ट था, पर उस टाइम पे एकदम से जब फ्री में नेट दिया तो वो क्वेश्चन भी था कि भाई कंपटीशन खत्म करने की कोशिश की जा रही है। फिर ट्राई ने अपनी तरफ से लगाम भी लगाई जियो पे और फिर से इसका रिजल्ट क्या निकला, आज देखो चाहे एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, या फिर आज आप बात करो इसकी रिलायंस जियो की, सबके टैरिफ्स एकदम रीजनेबल रेट्स में लगते हैं, अफोर्डेबिलिटी इंश्योर हो सकी है, इंटरनेट पेनिट्रेशन भी इंक्रीज हुआ है। तो वो जो चीज़ें जब आ जाती है ना तो उसका ये कंपटीशन ही है। और मार्केट फोर्स की जब बात की जाए तो उसमें तो देखो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक एथोस पर बेस्ड ही मार्केट फोर्स काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर सोशलिज्म अगर आ गया ना तो फिर वही बात है, फिर तो बीएसएनएल आगे जाएगा, इन सब की बस की बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि फिर तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रमोट करेगी। बट अभी हम क्या है, मिक्स्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी से हम किस में शिफ्ट हो चुके हैं 1990s के बाद में, एलपीजी पॉलिसी जब से हमने अडॉप्ट की तब से मिक्स्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने जो भी ये लॉ लाया है, इसको देखो गूगल तो अपनी तरफ से ऑफेंडेड वे में ले रही है, बट वही चीज़ है देखो अल्टीमेटली मानना तो पड़ेगा। नहीं मार्केट फ्री छोड़ दें तो देखो माइक्रोसॉफ्ट फिर बाद में रेडी बैठा है। ठीक है, तो ये पूरा कंटेंट था जो हमने डिटेल में देखा। डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।